मैं जानता हूं कि मुझे जेल भेज दिया जाएगा, मगर हांगकांग के लिए संघर्ष करने का मतलब बस इसे बचाना नहीं है। हम हांगकांग के लोग अपनी आज़ादी, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अगर दुनिया हमारा साथ दे तो वो देखेगी कि चीन इस पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा है। 29 मई 2020 को हांगकांग के जाने माने बिजनेसमैन और मीडिया टाइकून जिमी लाई ने ये पंक्तियां अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखी थी। उनको पता था कि आने वाले दिनों में चीनी सरकार उनकी गिरफ्तारी करेगी। लगभग 2 महीने बाद उनकी बात सच साबित हुई। 10 अगस्त 2020 को चीनी सरकार ने जिमी लाई को गिरफ्तार कर लिया। उन पर विदेशी ताकतों के साथ मिलीभगत, हांगकांग में राज्य विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देना और चीन की संप्रभुता को चुनौती देने का आरोप लगाया गया। जिमी लाई 1960 में चीन से भागकर हांगकांग आ गए थे। वहीं उन्होंने अपना बिजनेस बड़ा किया और फिर एप्पल डेली अखबार शुरू किया। जब चीन ने हांगकांग में अपना दबदबा बढ़ाया तो यही अखबार चीनी सरकार से सख्त सवाल पूछता। इसी अखबार के चलते जिमी लाई का कद हांगकांग और चीन में बड़ा होता गया। वो हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थक का चेहरा बन गए। लाई की दुश्मनी चीन से नहीं बल्कि चीन में बैठी कम्युनिस्ट हुकूमत से थी, जो हांगकांग की आज़ादी को छीनना चाहती थी। लाई ऐसा होता नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने जिनपिंग से तीखे सवाल पूछे। बदले में चीनी सरकार ने उनके बिजनेस पर पाबंदियां लगाई, उनके अखबार के दफ्तर पर रेड डाली, उस पर बैन लगाया और अंततः लाई को भी जेल भेज दिया। जिमी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, बड़े बड़े विदेशी राष्ट्राध्यक्षों तक उनकी पहुंच थी। वो आसानी से हांगकांग छोड़कर जा सकते थे, मगर वो नहीं गए। एक अरबपति कारोबारी ने लोकतंत्र के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी और उसकी कीमत आज तक भुगत रहा है। पर हम आज इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? राजदूत के दर्शक जानते हैं कि ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात 30 अक्टूबर को साउथ कोरिया में हुई थी, जिसमें कई जरूरी बातों को डिस्कस भी किया गया। सबसे ज्यादा बज़ ट्रेड डील का बना, क्योंकि वही चेकलिस्ट में सबसे ऊपर थी। अब समाचार एजेंसी रॉयटर्स को 3 अनाम अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि उस मुलाकात में जिमी लाई की रिहाई पर भी चर्चा हुई थी। खबर है कि ट्रंप ने लाई की रिहाई की मांग जिनपिंग से की और करीब 5 मिनट तक इस विषय पर दोनों नेताओं की बात हुई। तो सवाल उठता है कि जिमी लाई ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से जिनपिंग उनसे इतना नाराज हैं? उन्हें जेल क्यों हुई और उनकी रिहाई से चीन इतना डरता क्यों है? आज के शो में इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। हमने अभी जिमी लाई के 2020 के एक लेख का जिक्र किया था, जो 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था। उसके कुछ और अंश हम आपको बता देते हैं। जिमी लाई ने उसी बरस ट्विटर ज्वाइन किया था, जो अब एक्स हो चुका है। आप जानते हैं कि ये सभी सोशल मीडिया साइट्स चीन में बैंड हैं, लेकिन हांगकांग को विशेष दर्जा मिला हुआ है, इसलिए वहां काम करती हैं। इसलिए लाई ने वो ज्वाइन किया। ठीक उसी समय यानी मई 2020 के आसपास ही चीन ने हांगकांग के लिए नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाने का ऐलान किया था। चीन ने कहा था कि इसका इस्तेमाल हांगकांग की स्थिरता बनाए रखने में किया जाएगा, पर लाई जानते थे क्यों लाया जा रहा है। इसलिए उन्होंने नए नवेले बने अपने ट्विटर अकाउंट से इस नेशनल सिक्योरिटी लॉ पर तंज कसना शुरू किया। कुछ एक बातें चीनी सरकार के खिलाफ भी लिखी, जिनपिंग की आलोचना भी की। लाई एनवाईटी वाले लेख में लिखते हैं कि वो पोस्ट करने के एक दिन के भीतर ही कम्युनिस्ट पार्टी के आधिकारिक मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने इस पर एक लेख लिख दिया। उसमें एक्सपर्ट बता रहे थे कि कैसे मेरे ट्वीट्स देश के लिए खतरा हैं, जबकि वो कानून अभी पास भी नहीं हुआ था। लाई इसी कानून का विरोध कर रहे थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि इससे लोकतंत्र की आज़ादी छिन जाएगी, जो उसे ब्रिटिश वादे के साथ मिली हुई थी। कौन सा वादा था? इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। 1842 में पहली ओपियम वॉर हुई। इसके बाद चीन को मजबूरन हांगकांग द्वीप ब्रिटेन को देना पड़ा। बाद में और इलाके जैसे कि कॉवलून और न्यू टेरिटरीज भी ब्रिटिश शासन में चली गई।
इस तरह से हांगकांग 150 साल तक ब्रिटिश उपनिवेश रहा। ब्रिटिश राज के दौरान हांगकांग ने खूब तरक्की की। वो दुनिया का बिजनेस हब बना। जैसे न्यूयॉर्क और लंदन में आज दुनिया की बड़ी बड़ी डील हुआ करती थी, एक समय वहां भी इसी तरह का काम होता। बड़ी कंपनियों ने यहां इन्वेस्ट किया क्योंकि वहां पश्चिमी कानून और आजादियां थीं। माओ की क्रांति के बाद चीन बदला। बाद में चीन ने हांगकांग को चीन में मिलाने की मांग कर दी। ब्रिटेन और चीन के बीच 1984 में सीनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन पर समझौता हुआ। इसके तहत ब्रिटेन ने तय किया कि 1 जुलाई 1997 को हांगकांग चीन को वापस सौंप दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त यह थी 1 कंट्री 2 सिस्टम्स, यानी हांगकांग चीन का हिस्सा रहेगा, लेकिन उसकी आर्थिक, राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था 50 साल तक उससे अलग रहेगी। ये बरस 50 साल 2047 में पूरे होंगे। 1 कंट्री 2 सिस्टम्स के मायने थे अगले 50 वर्षों के लिए यहां प्रेस की आजादी, स्वतंत्र न्यायपालिका और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। जी हां, पूंजीवाद, जबकि चीन कम्युनिस्ट सिस्टम पर चलता रहेगा। लेकिन धीरे धीरे चीन ने अपना वादा तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकांग के चुनाव में दखल अंदाजी करने लगा। हांगकांग के हेड ऑफ स्टेट तो चीन के राष्ट्रपति ही होते हैं, लेकिन अंग्रेजों से समझौते के तहत यहां की एक लोकल सरकार भी बनाई जानी तय हुई, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहलाने वाली थी। वादा तो यही था कि चीन उसके चुनाव में कोई मुदाखलत नहीं करेगा, लेकिन 2014 में उसने कहा कि अगला चुनाव जब होगा तब जीते गए कैंडिडेट्स को बीजिंग से अप्रूवल लेना पड़ेगा। लोकतंत्र समर्थक, युवा और छात्र इसे पूर्ण लोकतंत्र का उल्लंघन मानते थे। सितंबर 2014 में छात्रों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर दिया। जोशुआ वोंग, जो 15 साल के स्टूडेंट थे, इस आंदोलन का हिस्सा बने। प्रदर्शनों में अक्सर सड़कों पर कब्जा कर लिया जाता। छात्र चीन सरकार के विरोध में सरकारी ऑफिसों की सड़कें घेर लेते। प्रदर्शनकारियों ने टेंट लगाए और कई हफ्तों तक डेरा डाला। जब चीनी सरकार उन्हें भगाने के लिए पानी की बौछार करने लगी और रबर की गोलियां चलाने लगी, तो छात्र उन्हें छातों से बचाने लगे। इसलिए इस आंदोलन को अम्ब्रेला मूवमेंट नाम दिया गया। सितंबर 2014 से दिसंबर 2014 के बीच इस तरह छात्रों के प्रदर्शन खूब चले, लेकिन फिर जिनपिंग ने यहां क्रैश डाउन करवाना शुरू कर दिया। छात्र नेताओं की गिरफ्तारी हुई, उनकी संपत्ति फ्रीज कर दी गई। लाई ने अपने अखबार डेली एप्पल में इसकी खूब आलोचना की। इसके बाद वो चीनी सरकार की नजरों में और चढ़ गए। चीन सरकार ने लाई और एप्पल डेली पर कई तरह के दबाव डाले, मसलन लाइसेंस, बैंक खाते, संपत्तियों की जब्ती, बाहरी विज्ञापनकारों का बहिष्कार। लेकिन लाई थमे नहीं। उसके बाद तो उन्होंने अखबार से बढ़कर हांगकांग के अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू कर दी, या एक एक्टिविस्ट के तौर पर उभरने लगे, ये भी कह सकते हैं। वो हांगकांग के प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट के साथ भी जुड़े हुए थे। वो चीन द्वारा प्रतिबंधित सरकार विरोधी रैलियों में हिस्सा लेते थे। चीन के शासकों को खुलेआम तानाशाह और हत्यारा कहते थे। इस तरह से जिमी हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक गुट के सबसे प्रभावी चेहरों में शुमार हो गए। जिमी और उनका अखबार चीन की आंखों में खटकने लगा। चीन ने गुस्सा निकाला जिमी के बिजनेस पर। चाइनीज मेनलैंड में मौजूद उनके कपड़े के स्टोर्स बंद करवाए जाने लगे। इतना परेशान किया गया कि जिमी को अपना गारमेंट बिजनेस बेचना पड़ा। इसके बाद भी चीन उनके पीछे लगा रहा। चीन की सरकारी मीडिया कभी जिमी के मोटापे का मजाक उड़ाती, तो कभी उन्हें CIA का एजेंट बता देती। चीन के दबाव में हांगकांग की कंपनियों ने जिमी के अखबारों और उनकी वेबसाइट्स में एडवर्टीजमेंट देने बंद कर दिए। इस वजह से जिमी को लाखों का घाटा होने लगा। फरवरी 2020 में उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया। कुछ महीने बाद उन्हें जमानत मिली तो वो एक बार फिर अपनी सरगर्मियों में लग गए। मई 2020 में चीन हांगकांग के लिए विवादित सिक्योरिटी बिल लाया, जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरू में किया। इसके विरोध में भी जिमी आगे थे। इस कानून के लागू हो जाने पर हांगकांग में लोकतंत्र की कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे में जिमी ने अपने अखबार के पहले पन्ने पर एक चिट्ठी छापी। इस चिट्ठी में डोनाल्ड ट्रंप से हांगकांग को बचाने की अपील की गई। विरोध के बावजूद 1 जुलाई से यह कानून हांगकांग में लागू हो गया। इसके बाद जिमी पर शिकंजा कसने लगा। आशंका थी कि वो किसी भी समय अरेस्ट किए जा सकते हैं। 10 अगस्त 2020 को यह आशंका सही साबित हुई। इस रोज जिमी अरेस्ट कर लिए गए। उनके ऊपर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया और उनके अखबार पर भी ताला जड़ दिया गया।
अब तक वो जेल में ही हैं। ब्रिटेन, अमेरिका और कई पश्चिमी देश उनकी रिहाई की मांग करते रहते हैं। ब्रिटेन चीन पर सिनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन तोड़ने का आरोप भी लगाता रहता है, लेकिन जिनपिंग को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो मन में आता है वही करते हैं। जानकार कहते हैं कि भले ही ट्रंप ने उनसे लाई की रिहाई की मांग की है, लेकिन शायद ही वो उन्हें रिहा करवाएं, क्योंकि लाई अगर बाहर आए तो फिर एक बार वो जिनपिंग के खिलाफ मोर्चे खोल देंगे दोबारा से। लाई सिर्फ हांगकांग की आज़ादी का समर्थन नहीं करते हैं, वो ताइवान को भी एक आज़ाद देश मानते हैं। जेल जाने से उनकी लोकप्रियता हांगकांग और ताइवान में बहुत बढ़ गई। ऐसे में वो बाहर आए तो दो मोर्चों पर यानी ताइवान और हांगकांग के मसले पर जिनपिंग को परेशानी हो सकती है। इसलिए उनके जेल में रहने की ही आशंका जानकार बताते हैं और यही जता रहे हैं। जाते जाते लाई की कहानी जानते जाइए। लाई की पैदाइश चीन के ग्वांचो शहर में हुई। उनका परिवार शहर के अमीर लोगों में शुमार था, मगर 1949 की माओ क्रांति के बाद उनके परिवार का बिजनेस छिन गया। वो सड़क पर आ गए। चीन का माहौल भी सही नहीं था। ऐसे में 1960 में जिमी का परिवार हांगकांग चला गया। इस वक्त जिमी की उम्र थी महज 12 साल। परिवार का हाथ बटाने के लिए उन्होंने हांगकांग की एक कपड़ा फैक्ट्री में मजदूरी करनी शुरू की। अच्छा काम किया तो कारखाने के मैनेजर बन गए। फिर उन्होंने खुद का कारखाना भी खोल लिया। 1981 में जिमी ने खुद का एक क्लॉथिंग ब्रांड गिरडानो शुरू किया। कुछ ही वक्त में उनकी ये क्लोथिंग लाइन दुनिया के कई हिस्सों में कपड़े सप्लाई करने लगी। चीन में भी इसके कई स्टोर्स खुले, जो बाद में जिनपिंग सरकार ने बंद करवा दिए। 1989 में टियानानमेन स्क्वायर नरसंहार हुआ तो लाई को चिंता सताई कि कहीं चीनी सरकार हांगकांग के साथ भी ऐसा न करे। इसलिए उन्होंने हांगकांग की राजनीति में रुचि लेना शुरू कर दिया। लोकतांत्रिक संस्थाओं को वो डोनेशन देते हैं, प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, लेकिन फिर उन्हें लगा कि हांगकांग के लिए असल में कुछ करना है तो मीडिया के जरिए किया जा सकता है, क्योंकि चीन में ऐसा कोई मीडिया नहीं था जो हांगकांग के दमन की कहानी बताए। हांगकांग में भी गिने चुने अखबार थे जो एंटरटेनमेंट टाइप खबर ज़्यादा छापते थे। इसलिए लाई ने 1995 में टैब्लॉइड एप्पल डेली शुरू किया, जिसने चीनी सरकार से ऐसे सख्त सवाल पूछे कि आज लाई जेल में बंद है। फिलहाल राजदूत के इस अंक में बस इतना ही। इसे लिखा हमारे साथी साजिद ने, शूट किया शर्वेश ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।